वी हैव गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी रूट्स इक्वल हैं, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। हमें प्रूव करना है a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी, ठीक है, ये हमारा टू प्रूव है। तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो सीधी सी बात है डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। तो पहले तो इसमें देखें ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी। जो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट है दैट इज कॉल्ड ए, सो कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और कैपिटल बी जनरली हम स्मॉल ए बी सी लिखते हैं। अब इस बार स्मॉल ए बी सी खुद यूज़ कर लिया एग्जामिनर ने, तो हम कैपिटल ए बी सी लिख लेते हैं। जो x का कॉफिशेंट है, x का कॉफिशेंट क्या है इसमें, ये देखो -2 इंटू ए सी प्लस बी डी, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -2 इंटू ए सी प्लस बी डी, और कैपिटल C इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट d विल बी 0 और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये बात क्लियर है। नाउ व्हाट इज बी स्क्वेयर, बी का स्क्वायर करना है, तो आप इस पूरी टर्म का अगर आप स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साथ में ए सी प्लस बी डी स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, सारी वैल्यूज पुट करी हैं हमने। अब इसके बाद ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म ये माइनस में है और इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी ये टर्म, तो ये वाली पूरी टर्म को इधर ले चलते हैं। सो यू विल गेट 4 इंटू, और यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर देंगे ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर, तो 4 इंटू यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी इंटू बी डी, डॉट का मतलब है इंटू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट, यहाँ तक क्लियर है। और दोनों साइड में ये बाहर वाला 4 तो वैसे ही कट गया, अब जो बाकी बचती ब्रैकेट्स हैं वो भी ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab cd, इकट्ठे हो गए ना ए सी बी डी, तो सीरियल ऑर्डर में लिख दिया ए बी सी डी, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्ट फॉर्म में है जैसे मर्जी लिख सकते हैं। राइट साइड में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ए स्क्वायर को पहले सी स्क्वायर से किया, फिर ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से किया, प्लस अब बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से, फिर बी स्क्वायर को डी स्क्वायर से। अब दोनों साइड में से कुछ कट किया जा सकता है, दोनों टाइम में दोनों साइड्स में जो लाइक टर्म्स हैं वो कट जाएंगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये भी कट गया। अब जो बाकी टर्म्स बचती हैं मैं एक साइड यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, एक साइड पे 0 कर लिया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाली टर्म को भी राइट साइड ले चलते हैं। सो यू विल गेट ए स्क्वायर, अच्छा ये जो ए डी स्क्वायर है इसको ऐसे लिख लो, ए डी का स्क्वायर, प्रोडक्ट में है पावर कॉमन की जा सकती है, प्लस बी सी स्क्वायर। अब कौन सी टर्म बचेगी इधर, ये जो 2abcd है ये किस साइन के साथ है, पॉजिटिव साइन के साथ, तो राइट साइड में आके ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इसको ऐसे लिखो -2adbc, कोई फ़र्क थोड़ी ना है, अल्टीमेटली तो abcd बनना है, ad इंटू बी सी, सो 0 इज इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला नहीं बन गया एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, तो इसमें क्या आएगा आपके पास ad माइनस बी सी स्क्वायर, ऐसे बना ये होल स्क्वायर में, स्क्वायर को 0 की तरफ ले आओ तो वो तो 0 ही हो गया, सो दैट मीन्स ad माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से फर्दर आप क्या कह सकते हो, ad इज इक्वल्स टू बी सी, माइनस वाली टर्म उधर प्लस हो गई। अब देखें हमें टू प्रूफ चाहिए a ओवर b, तो यही चीज़ को अब हम ऐसे लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो फिर दोबारा वही चीज़ बनेगी, क्रॉस करने में फिर दोबारा वही बन जाएगा, और साथ में हैंस प्रूव्ड। सो दैट्स ऑल, जस्ट आपने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया और डिस्क्रिमिनेंट को किया 0 के इक्वल, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट दैट रूट्स आर इक्वल। क्लियर है ये सब। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी क्वाड्रेटिक के टेस्ट में,
स्टेटमेंट क्या थी? अच्छा, ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैं दोनों के मिक्स करके ही करवा रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट सारी आपके पास हैं, आपने टेस्ट दिए हैं तो आपके पास क्वेश्चन पेपर्स होंगे, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मैं PDF अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, बेसिक की भी सारी कर दूंगा, स्टैंडर्ड की भी सारी कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप सोल्यूशन देख लीजिए इसका। हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज 3√5, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, अगर स्मॉलर साइड को ट्रिपल करें, लार्जर साइड को डबल करें, तो जो नया ट्राइंगल बनेगा, ऑफ कोर्स बड़ा बनेगा ना पहले वाले से, उसका हाइपोटेन्यूज होगा 15। अब बताओ साइड्स की लेंथ क्या है? तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से ये एक राइट ट्राइंगल है और ABC, और इसमें ये 3√5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज हो गया, बिकॉज यहाँ पे 90 है। AB को स्मॉलर साइड मान लिया, दिस इज अ स्मॉलर साइड इज X। BC को लार्जर साइड मान लिया, लार्जर साइड, एंड लेट अस से दिस साइड इज इक्वल्स टू Y। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सबसे पहले तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या आएगा? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 3√5²। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट ट्राइंगल को यूज़ किया, मतलब जो ट्राइंगल था हमने उसको यूज़ किया और ये इक्वेशन बनाई। सो x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना हुआ? ये 45, 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5। सो दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन। बाद में देखेंगे इसमें से कौन सी वैल्यू कैसे फेच करनी है। नाउ ऑल्सो अब क्या किया, अब एक और ट्राइंगल बना लिया हमने जो इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो लेट अस से एक और ट्राइंगल बना लेते हैं जो इससे थोड़ा बड़ा है। अब ये बड़ा क्यों है? बिकॉज इसमें क्या हुआ है, ये मान लो ये PQR, नया ट्राइंगल PQR, इसका हाइपोटेन्यूज 15। इसमें जो शॉर्टर साइड है वो ट्रिपल कर दी पहले वाले से। पहले शॉर्टर कितनी थी? X, अब कितनी हो गई? 3X। लार्जर वाली डबल कर दी, Y की जगह 2Y। अब क्या बनेगा इसमें? 15² या फिर 3x² प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 15², लाइक दिस। 3x का स्क्वेयर 9x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 225। 9x² प्लस 4 इंटू y² की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 45 माइनस x² इज इक्वल्स टू 225। अब इसको ज़रा सॉल्व करें। 9x² प्लस 180 माइनस 4x² इज इक्वल्स टू 225। सो अल्टीमेटली 5x² इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से? 5x² इज इक्वल्स टू 45, आई थिंक, येस इट विल बी 45। 225 में से 180 माइनस हुआ, सो x² इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू 3। 9 का रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, बट साइड नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। x हो गया 3, अगर x 3 है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, y मिल जाएगा। और बस आपको यही तो चाहिए थी, दो साइड्स x एंड y। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करके y की वैल्यू आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, पुट इन 1। तो ये काम आप खुद करेंगे इसके आगे। सरफेस एरियाज वाला टेस्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन था, इन अ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर लिक्विड इज फिल्ड टू द हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। एक मेटल क्यूब जिसका डायगनल 8√3 है, इसको सिलेंडर में डिप कर दिया। ऑफ कोर्स वाटर जो है ऊपर आ जाएगा। वाटर कितना ऊपर आया वो बताओ। अच्छा, अब जो इसमें पहले वाटर की हाइट है वो हमें कोई मतलब नहीं रखती, क्योंकि जो पहले है वो तो अब भी रहेगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऊपर कितना आया वाटर। तो लेट अस से अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और इसमें यहाँ तक पूरा वाटर फिल्ड था, तो ये है 9 सेंटीमीटर। अब जब आपने इसमें एक क्यूब प्लेस किया तो वाटर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, है ना। ये जो इंक्रीज हुआ, दिस इज x, हमें इंक्रीज वाले से मतलब है।
तो ये जो इंक्रीज हुआ सिर्फ इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम वो सिर्फ इतना ही हुआ जिसको हाईलाइट किया हमने, और ये किस वजह से हुआ, मेटल क्यूब की वजह से। तो ये जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है ये किसके इक्वल आएगा, क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल। और जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है उस पार्ट की हाइट कितनी है, x, और उसका रेडियस कितना है, जो पहले था, पहले कितना था 10, रेडियस थोड़ी ना बदला है। इंक्रीज्ड पार्ट को सिर्फ देखो, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया वो इंक्रीज्ड पार्ट है ना, वो किसकी वजह से हुआ, मेटल क्यूब की वजह से। उसकी हाइट कितनी है x, उसका रेडियस कितना है 10। तो इसका मतलब अगर हम, चलो पहले तो क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यूब के बारे में हमें डायगनल गिवन है, डायगनल दैट इज इक्वल्स टू 8√3। डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, a√3 दैट इज इक्वल्स टू 8√3। दोनों साइड से ये √3 कट गया, सो a इज इक्वल्स टू 8। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब। जो मेटल का क्यूब था उसके वॉल्यूम की वजह से वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। हाँ जी, ये बात क्लियर है यहाँ तक। और जो इंक्रीज हुआ वो किस शेप में हुआ, सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर में था ना वॉल्यूम, उसी में इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई r² x। जिस बच्चे ने 9 + x लिखा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या हाइट है हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो ये चाहिए ना कि हाइट इंक्रीज कितनी हुई, और वो किस वजह से हुई, क्यूब की वजह से। तो ये इंक्रीज वॉल्यूम किसकी वजह से आया, क्यूब के वॉल्यूम की वजह से, दैट इज इक्वल्स टू a³। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ पे ऐसा गिवन तो नहीं है, 22/7 या 3.14 अगर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, कुछ कटिंग कुटिंग हो जाएगी उससे। सो 3.14 इंटू रेडियस 10 का स्क्वायर इंटू x इज इक्वल्स टू a³। सो x इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे a की वैल्यू भी पुट कर दो, a की वैल्यू है 8 का क्यूब 512 डिवाइड बाय, तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 512 डिवाइड बाई 314। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, अगर देखो आप पूरी भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो फ्रैक्शन में छोड़ दो, कुछ तो आंसर आ जाएगा। तो इसको 2 पे कट करेंगे, 2 पे कट करेंगे तो कितना आएगा ये 256/157। फर्दर आप कर सकते हैं तो इसको कर लीजिए, नहीं तो इसके साथ सेंटीमीटर लगा के इसको छोड़ दो। ये भी सरफेस एरियाज के टेस्ट में क्वेश्चन था। फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड मेटल सिलेंडर metal was scooped out in the form of hemisphere of the same diameter। मतलब एक पूरा सॉलिड सिलेंडर है, हमारे एनसीईआरटी में भी है ना क्वेश्चन एक ऐसा, दोनों तरफ से हेमिस्फीयर कट कर दिया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया ना मेटल का, उसमें जो बचा है उसको मेल्ट किया और सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट किया। अब बताओ उस वायर की लेंथ क्या है। तो देखो जो आपको गिवन है वो लाइक दिस, कुछ इस तरह से है। ये एक बड़ा सिलेंडर है, ये एक बड़ा सिलेंडर है जिसकी हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, दिस इज़ द हाइट, और रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। इसके दोनों तरफ से ऐसे हेमिस्फीयर कट कर दिया। अब बाकी कितना वॉल्यूम रह गया इसमें, सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। अब जो बचा उसको कन्वर्ट किया, जो बच गया उसको कन्वर्ट करके उसकी वायर बना दी, ये वायर बन गई। इस वायर की लेंथ बताओ क्या है, लेंथ मतलब इसकी हाइट क्या है, और इसकी थिकनेस गिवन है। तो अगर आपको याद हो, मैंने एक बार पहले भी ये वाली बात कही थी, थिकनेस ऑफ वायर का मतलब है डायामीटर, थिकनेस ऑफ वायर का मतलब होता है डायामीटर ऑफ वायर। ये आपको वायर का डायामीटर गिवन है। तो वायर किस शेप में है, वायर किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में। तो सिलेंडर के केस में एक तो रेडियस चाहिए होता है, एक हाइट चाहिए होती है। हाइट हमें पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड आउट करनी है। और रेडियस क्या है इसका, वायर का,
थिकनेस कितनी है इसकी 1.4, थिकनेस को डायमीटर बोलते हैं तो रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर। और जो आपको एक लार्ज सिलेंडर गिवन है, सॉलिड मेटल का जो सिलेंडर गिवन है, इसका वॉल्यूम क्या आएगा? इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये पूरा सिलेंडर ऊपर नीचे कट चुका है ना, हेमिस्फीयर ऊपर से कट कर दिया, हेमिस्फीयर नीचे से कट कर दिया। तो इसका तो रेडियस मुझे पता है, पाई को चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रेडियस क्या है 4.2 स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू 10 माइनस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हुआ हेमिस्फीयर का, और हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम है। तो चलो अभी मैं इसमें रेडियस की वैल्यू भी नहीं पुट करता, मैं रेडियस को भी आर स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैं जस्ट सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ से कॉमन निकल आएगा। क्या क्या कॉमन आएगा यहाँ से? पाई आर स्क्वायर, देन एच माइनस 4/3 और आर रह गया साथ में। ठीक है, ये बात क्लियर है? इसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट करें अगर, पाई इंटू 4.2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 10 माइनस 4/3 इंटू 4.2। ठीक है, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे 3 को 4.2 से कट किया तो 1.4, 1.4 को आप 10 में 4 से मल्टीप्लाई करो और 10 में से माइनस करो तो कितना बचता है? 1.4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 5.6, 5.6 को 10 में से माइनस करेंगे तो 4.4, तो यहाँ पे आया 4.4। ये बात समझ में आई? ये किस चीज़ का वॉल्यूम है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल, ये मेटल का वॉल्यूम है, और इसी मेटल से तो वायर बनी है। ये वॉल्यूम कैसे निकला ये पता चला ना, पूरे सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर कट कर दिए और इसी मेटल से तो वायर बनी है। तो ये जो वॉल्यूम है ये किसके इक्वल होगा? वायर के वॉल्यूम के इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट किया, पाई इंटू 4.2 स्क्वायर इंटू 4.4, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, आगे मैं इसलिए सॉल्व नहीं किया अभी इसको, बिकॉज हमें दोनों तरफ कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें कट भी हो सकती हैं। वायर किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में, जिसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे जो आर पुट करना है वो किसका करना है? वायर का, और एच वो भी वायर का, वो तो हमें फाइंड आउट करना है, उसके बारे में तो पता नहीं है। अब दोनों साइड से एक तो पाई कट गया, राइट? यहाँ पे 4.2 का स्क्वायर एज इट इज ही रहने दो, इंटू 4.4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 0.7 का स्क्वायर इंटू एच। हाँ जी, यहाँ तक हो गया क्लियर? ये बात क्लियर है ना सभी को? सो दिस विल बी 4.2 स्क्वायर ओवर 0.7 स्क्वायर इंटू 4.4 इज इक्वल्स टू एच। तो अब यहाँ से बहुत सिंपली आप एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो आप इसको लिखो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.4 ओवर 0.7 इंटू 0.7 इज इक्वल्स टू एच। तो यहाँ पे 4.2 का पॉइंट 0.7 वाले से कट गया, 7 को 42 से कट करेंगे 6, अगेन 7 को करेंगे यहाँ पे 6 इंटू 6 36 इंटू 4.4। अब यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा और यूनिट्स लगा देना साथ में, सेंटीमीटर्स। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट ये ट्रिग्नो का जो टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था, एक ट्री ब्रेक कर गया स्टॉर्म की वजह से, ब्रोकन पार्ट नीचे आया, टॉप ट्री का टच किया ग्राउंड के साथ, एंगल बना 30 डिग्री, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज इज 8 मीटर। अब बताओ बॉटम से कितनी हाइट ऊपर जाके ट्री जो है ब्रेक किया है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है।
तो एक तो हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस. दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, लेट अस से ABC, और ये परपेंडिकुलर है और B बॉटम है ट्री का. A पार्ट से ट्री टूट के नीचे आ गया तो C क्या हुआ उसका, टॉप. बॉटम और टॉप के बीच में डिस्टेंस क्या गिवन है ग्राउंड पे, 8 मीटर, और जहाँ पे टॉप टच किया वो एंगल बन गया वहाँ पे ग्राउंड के साथ, उस पॉइंट का एंगल बन गया 30 डिग्री. ये बात समझ में आई. पूरा ट्री क्या है, C से लेके B तक. C ऊपर था, टॉप पे था, तूफान आया, बीच में से ट्री टूट के नीचे आ गया. कहाँ से टूटा, A पॉइंट से. ठीक है. अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर जाके ट्री टूटा, हमें AB फाइंड आउट करना है सिंपली, है ना. तो tan 30 लगाएंगे तो AB निकल जाएगा. हाँ जी, ये बात क्लियर है. पूरी हाइट नहीं पूछी गई, सिर्फ इतना पूछा गया है कि ग्राउंड से कितना ऊपर जाके वो पॉइंट आएगा जहाँ से ट्री टूट के नीचे आया था. सो यू नीड टू अप्लाई tan 30 विच इज़ इक्वल्स टू h बाई 8, और tan 30 का फॉर्मूला 1/√3 इज इक्वल्स टू, मतलब फॉर्मूला बोल दिया मैंने, सॉरी, वैल्यू tan 30 की, और फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ से क्रॉस करेंगे. सो h इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर. बस 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जस्ट आपको स्टेटमेंट को ढंग से समझना है. NCERT का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है. तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी, NCERT लेवल है बट थोड़ा चेंज कर दिया इसको. ये क्वेश्चन देखिए ज़रा एक, ये भी टेस्ट का ही क्वेश्चन है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप Q ऑफ वर्टिकल टॉवर PQ फ्रॉम पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. अब एक और पॉइंट है Y जो 40 मीटर अबव है X से ऊपर सीधा चले जाओ तो 40 मीटर, वहाँ से Q का एलिवेशन है 45 डिग्री. नाउ फाइंड हाइट ऑफ टॉवर PQ. ठीक है. तो सबसे पहले तो इसमें एक PQ टॉवर है, ग्राउंड लेवल पे X पॉइंट, नहीं ग्राउंड लेवल पे कितना पॉइंट है, X, हाँ ठीक है. तो PQ एक टॉवर है, ग्राउंड लेवल पे X पॉइंट है, यहाँ से इसके टॉप को देखा तो एंगल बन गया 60 डिग्री. मतलब ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंड दिस इज अ टॉवर PQ. टॉप कहाँ पे है इसका, Q पॉइंट पे, मतलब P ग्राउंड पे है. अब आपने क्या किया, इस X पॉइंट से 40 मीटर ऊपर चले गए, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये है 40 मीटर, और यहाँ पे जाके एक और पॉइंट मिला, दैट पॉइंट इज Y. अब इस Y से Q की तरफ देखना है लाइक दिस, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है तो हॉरिजॉन्टल हम खुद ड्रॉ कर लेंगे. तो हॉरिजॉन्टल हमने खुद यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल. अब जो एंगल बना यहाँ पे ये वाला, ये एंगल है 45 डिग्री. नाउ बताओ XQ क्या है, XQ और PQ कितना है, दो चीज़ें चाहिए. यहाँ पे जो 90 बनता है इसको भी नाम दे दो, एक पॉइंट को, इस पॉइंट को R मान लो. बात समझ में आई ना. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर कैसे बनी ये समझ में आ गया ना. अब ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल ये RP कितना आएगा, 40 मीटर है ना, और इसको मान लो H और ये मान लो X, तो नीचे XP की वैल्यू भी X हो गई. डायग्राम के थ्रू सब कुछ लेबल कर दिया. अगर हम tan 45 अप्लाई करें, सो दैट विल बी H बाई X. tan 45 की वैल्यू, tan 45 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू H बाई X. क्रॉस किया तो X इज इक्वल्स टू H. इसका मतलब X की जगह H पुट किया जा सकता है. अब अगर tan 60 अप्लाई करें, tan 60 दैट इज इक्वल्स टू P बाई B, H प्लस 40 बाई X. 60 के सामने तो हाइट पूरी है ना, H प्लस 40, और बेस क्या है X. tan 60 की वैल्यू √3 विच इज इक्वल्स टू H प्लस 40 बाई X. क्रॉस अच्छा X की जगह हम H लिख लें, यहाँ पे H तो निकल जाएगा ना कम से कम. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो √3H इज इक्वल्स टू H प्लस 40.
एच वाली टर्म्स एक तरफ करें अगर यहाँ से, √3 माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल्स टू 40, ऐसे ही आएगा। रूट एच जो है लेफ्ट में से माइनस हो जाएगा, एच कॉमन आएगा, बाकी बचा √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 अब मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट एच इज इक्वल्स टू 40 बाई √3 माइनस 1। इसको करेंगे रैशनलाइज, √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस 1। सो दिस विल बी 40 इंटू √3 प्लस 1। वैसे ही बता दो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 माइनस करेंगे तो 2, 2 को 40 से कट कर दो तो 20, और √3 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे दैट विल बी 1.73 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, प्लस 1 टोटल कितना हुआ 2.73। एक 20 की 0 पॉइंट से एडजस्ट हो जाएगी तो 27.3 का डबल करना है, दैट विल बी 54.6 मीटर। अब टोटल हाइट क्या आएगी 40 प्लस एच, पी क्यू की टोटल हाइट है ना, डायग्राम देखो, पी क्यू की टोटल हाइट 40 प्लस एच। सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू 40 प्लस एच, 40 प्लस 54.6 विच इज़ 94.6 मीटर। अब हमें यहाँ पे एक्स क्यू भी चाहिए, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, cos 60 भी अप्लाई कर सकते हैं, sin 60 भी कर सकते हैं। तो लेट अस से हम यहाँ पे cos 60 अगर अप्लाई करें दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इस केस में x और हाइपोटेन्यूज एक्स क्यू, और cos 60 की वैल्यू 1/2। x किसके इक्वल था, h के इक्वल, x को ऑलरेडी हम h के इक्वल कर चुके थे ना, तो x की जगह h लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 2h, और h की वैल्यू अभी तो आपने फाइंड आउट की 54.3, यही वैल्यू फाइंड आउट की ना h की। इसको भी डबल कर दो, अब डबल करके कितना आएगा 108.6 मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू। हाँ जी, ये क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। 54.6, ओके, यहाँ पे रूट पॉइंट की जगह पॉइंट के बाद 6 था, तो ये कितना आएगा, अब टोटल कितना हुआ, ये बोलो कितना हुआ, ये 109.2 मीटर। तो ये एक्स क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर है ये भी सभी को। ये बताओ ज़रा, 4 कंसेक्टिव नंबर्स जब हम एपी में लेट करते हैं तो वो कौन से होते हैं, ये लिखवाया हुआ है आपको। सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर्स इन एपी इज a minus 3d, a minus t, a plus t and a plus 3d are 4 consecutive numbers in AP। तो ये हमने लेट किया, let a minus 3d, a minus t, a plus d, a plus 3d are 4 consecutive numbers in AP। अब कंडीशन क्या है, इन चारों का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 32। तो अब आप इन चारों को प्लस कर दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इन सबको प्लस करो, a minus 3d प्लस a minus t प्लस a plus t प्लस a plus 3d इज इक्वल्स टू 32, चारों को प्लस करके। अब इसमें से कुछ कट किया जा सकता है, ये देखो 3d प्लस माइनस में कट गया, d प्लस माइनस में कट गया, सो 4a इज इक्वल्स टू 32, सो a इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब है एक वेरिएबल सॉल्व हो गया जिसकी वैल्यू है a, जिसकी वैल्यू है 8 और नाम है a, ठीक है। अब अगली क्या कंडीशन है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल्स इज 7:15। जो 4 नंबर्स आपने लेट किए थे, फर्स्ट का प्रोडक्ट लास्ट के साथ, तो पहला क्या था नंबर a minus 3d और लास्ट नंबर क्या है a plus 3d। इसका प्रोडक्ट करके इसकी रेशियो बनाओ मिडल वाले प्रोडक्ट के साथ। मिडल में क्या है नंबर्स a minus t इंटू a plus t एंड दैट इज इक्वल्स टू 7/15।
नाउ ए माइनस 3d ए प्लस डी, ये तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। इतना तो समझते हैं ना आप, 3d का स्क्वायर करेंगे तो 9d स्क्वायर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। 7a स्क्वायर इधर लेफ्ट में से माइनस हो जाएगा तो 8a स्क्वायर रह गया, और दूसरी साइड में 135 उधर प्लस हो जाएगा तो 128d स्क्वायर, ये टर्म्स बचती हैं। यहाँ तक देख लो, सबको पहले क्लियर है। अब ये 8 और 128 की कटिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे 16 बचेगा। a की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16d स्क्वायर, 64/16 इज इक्वल्स टू d स्क्वायर। सो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। सो d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले तो d स्क्वायर लिख लें, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब डिपेंडिंग ऑन द दीज टू वैल्यूज यू विल बी हैविंग टू केसेस। तो केस 1 जिसमें हम पॉजिटिव 2 यूज़ करेंगे d की जगह पे, और केस 2 जिसमें हम d की वैल्यू नेगेटिव यूज़ करेंगे। तो बताओ पहला नंबर क्या था? पहला नंबर था a माइनस 3d, 8 माइनस 3 इंटू 2 6 निकल गया तो बाकी रह गया 2, तो पहला नंबर है 2। दूसरा नंबर क्या था? a माइनस d, 8 माइनस 2 6, दूसरा नंबर है 6। तीसरा नंबर a प्लस d, a की वैल्यू 8 प्लस d की वैल्यू 2, टोटल हुआ 10, और लास्ट a प्लस 3d, 8 प्लस 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 14। और जब आप सेकंड केस सॉल्व करोगे तो इसमें नंबर रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि d प्लस 2 की जगह माइनस 2 है, तो इसमें जो पहला नंबर आएगा 14 आएगा, अगला 10 आएगा, फिर 6 आएगा, और लास्ट वाला 2 आएगा। ये करके देख लो आप खुद। हाँ जी, ये बात क्लियर है ना सभी को? एक ये भी क्वेश्चन था हमारे इन्हीं टेस्ट में ही था कहीं पे, टू मेक लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये, जिसमें सरफेस एरिया का टॉपिक यूज़ करके क्ले के साथ सिलेंडर बनाया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, फिर उस सिलेंडर को मोल्ड करके उसका स्फेयर बना दिया, और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ स्फेयर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर तो बहुत सिंपली आप दे सकते हो। क्या आंसर आएगा इसका? दोनों के वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी? 1:1। इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिलेंडर को मेल्ट करके ही तो स्फेयर बनाया, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वही स्फेयर का वॉल्यूम है, तो जब दोनों का वॉल्यूम सेम है तो रेशियो क्या आएगी? 1:1। दूसरे वाले पार्ट में आपने TSA का फॉर्मूला अप्लाई करना है। TSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इंटू r प्लस एच। आपको देखो इसमें रेडियस गिवन है 6, हाइट गिवन है 8, ये पुट करके सॉल्व हो जाएगा। अब एक पार्ट रह जाएगा कि स्फेयर का वॉल्यूम और रेडियस क्या है। तो पहले तो आप यहाँ पे इक्वल कर लो दोनों का वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। मैंने r को थोड़ा सा अलग रखा है स्फेयर के केस में, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम ना हो जाए, कहीं पे देखने में सेम ना नज़र आए। पाई से पाई कट गया, सो दिस इज 6² इंटू h इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू r³। अब यहाँ पर 4 और 8 को कट किया तो 2 रह गया। अब ये वाला 3 जब इधर आएगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये 6 बनेगा। तो अल्टीमेटली 6² इंटू 6 इज इक्वल्स टू r³। तो ये तो 6³ इज इक्वल्स टू r³ वाली कंडीशन बन गई। और दोनों साइड से अगर क्यूब से क्यूब कट करेंगे सो रेडियस विल बी 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर। अब इसका फॉर्मूला वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³। इसमें वैल्यूज पुट कर दो,
आर की वैल्यू 6 है, वो पुट करके आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो स्फेयर का वॉल्यूम आएगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो अगर आपसे रेडियस ऑफ स्फेयर नहीं पूछा जाता, लेट अस से सीधा ये पूछा जाता है व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो रेडियस निकालने की ज़रूरत है क्या? अगर सिर्फ ये पूछा जाए व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो क्या रेडियस निकालने की ज़रूरत है? लोड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सीधा सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही स्फेयर का वॉल्यूम है।